नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। सीज फायर के बीच अमेरिकी सेना ने ईरान पर बम बरसा दिए हैं। हमले के बावजूद अमेरिका को अब ईरान से कई उम्मीदें भी हैं। वहीं भारत पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पत्रकारों ने सवालों से घेर लिया, जिसके बाद उनको ट्रंप के भारत विरोधी बयान पर सफाई देनी पड़ गई। इधर देश के भीतर राहुल गांधी ने दलितों को लेकर एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे यूपी चुनाव से पहले खलबली मच गई है। उधर कर्नाटक में तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही तलवार लटक गई है। सिद्धरमैया और शिव कुमार को अचानक दिल्ली क्यों तलब किया गया है, बताएंगे आपको। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में फिर लगी महंगाई की आग, सीबीएसई के नए डिजिटल सिस्टम पर क्यों मचा है हाहाकार, और ये कॉकरोच जनता पार्टी हाईकोर्ट क्यों पहुंच गई। इन सभी बड़ी खबरों को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। सीज फायर के बीच अमेरिका का ईरान पर हमला, हॉर्मुज के पास बोट्स को निशाना बनाया। हमले के बावजूद अमेरिका को ईरान से समझौते की उम्मीद, मार्को रूबियो ने दिया बयान। ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान का यूरेनियम पूरी तरह होगा नष्ट, ईरान ने दिया जवाब। दलितों पर राहुल गांधी का बयान, मानी कांग्रेस की पुरानी गलती, यूपी चुनाव पर नजर। कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चा तेज, सिद्धरमैया शिव कुमार दिल्ली तलब, होगी बड़ी बैठक। अब शुरुआत करते हैं सीज फायर के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले से। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के दौरान फिर से बमबारी हुई है। अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल ठिकानों और नावों पर जोरदार हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई सेना ने अपनी आत्मरक्षा में की है। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास सोमवार को अचानक कई बड़े धमाके सुने गए। अमेरिका का कहना है कि ईरान नावें समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रही थीं। इसके साथ ही वहां से अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की तैयारी थी। अपने सैनिकों को बचाने के लिए अमेरिका ने तुरंत ईरान पर बम गिराए। हालांकि दोनों देशों के बीच इस वक्त युद्ध रोकने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन इस सीज फायर के बीच भी दोनों तरफ से लगातार गोलियां चली गईं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सेना को ऐसे हमलों का करारा जवाब देने की छूट दे रखी है। इस नए हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी समुद्री रास्ते को हर हाल में दोबारा खोला जाएगा। ये सख्त चेतावनी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान को दी। भारत के जयपुर दौरे पर आए रूबियो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह समुद्री रास्ता दुनिया के व्यापार के लिए बेहद जरूरी है। ईरान का इस रास्ते को रोकना पूरी तरह गैर कानूनी और गलत है। पूरी दुनिया इस तरह की मनमानी को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका इस रास्ते को किसी भी तरह खुलवाएगा। अब देखना होगा कि अमेरिका की इस कड़ी चेतावनी पर ईरान क्या कदम उठाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नए अमेरिकी हमलों के बाद कहा कि ईरान के साथ शांति समझौता अब भी मुमकिन है। उन्होंने बताया कि इस वक्त कतर के दोहा में अहम बातचीत चल रही है। वहां दोनों देशों के अधिकारी समझौते के शुरुआती दस्तावेजों पर चर्चा कर रहे हैं। रूबियो के मुताबिक इस बातचीत को पूरा होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप इस समझौता करने के लिए बेहद गंभीर हैं, लेकिन ट्रंप या तो देश के हित में अच्छा समझौता करेंगे या फिर बिल्कुल नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का यूरेनियम हर हाल में पूरी तरह खत्म किया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ किया कि खतरनाक यूरेनियम या तो अमेरिका लाया जाएगा या फिर इसे ईरान में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की निगरानी में नष्ट कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि ट्रंप इस पूरी प्रक्रिया में ईरान को भी शामिल करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इसके लिए नो डस्ट नो डॉलर का एक नया नारा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक ईरान अपना यूरेनियम खत्म नहीं करेगा, उसे कोई आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि समझौते से पहले ईरान को अपना करीब 1000 पाउंड यूरेनियम हटाना ही होगा। अब देखना होगा कि ट्रंप की इस बड़ी शर्त पर ईरान के नेता आगे क्या फैसला लेते हैं। अमेरिका के साथ समझौते की खबरों के बीच ईरान ने साफ कहा कि वह पीछे नहीं हटेगा। ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बाकेरी जुल्काद ने साफ कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने देश की जनता को भरोसा दिया कि दुश्मनों को मैदान में धूल चटा दी गई है। इस वक्त पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। ईरान ने युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका के सामने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस बातचीत के बीच में ईरान अपना रुख है वो पूरी तरह अड़ा हुआ है उस पर। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत सिर्फ युद्ध रोकने पर हो रही है। इस चर्चा में परमाणु मुद्दे या समुद्री रास्ते को लेकर कोई बात नहीं की जाएगी। ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पाकिस्तान की राजनीति में खलबली मचा दी। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट शांति समझौते को लेकर कई देशों के नेताओं का जिक्र किया।
इस लिस्ट में उन्होंने सभी देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का नाम लिखा, लेकिन पाकिस्तान का नंबर आते ही ट्रंप ने वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को छोड़ दिया। उन्होंने देश के असली नेता के रूप में सैन्य प्रमुख आसिम मुनीर का नाम लिखा। ट्रंप ने कहा कि अब्राहम समझौते में पाकिस्तान और ईरान जैसे देशों को भी शामिल होना चाहिए, लेकिन इस बड़े कूटनीतिक प्लान में पाकिस्तान के पीएम का नाम गायब होना बहुत कुछ कहता है। इससे साफ होता है कि दुनिया में की नज़र में पाकिस्तान सरकार की कोई साख नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में हमेशा से चुनी हुई सरकार पर सेना ही भारी रही है। ऐसे में ट्रंप का ये पोस्ट दिखाता है कि पाकिस्तान की कमान असल में किसके हाथ में है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से ट्रंप के भारत विरोधी बयानों पर सवाल किए गए। पत्रकारों ने तीखे और लगातार सवाल पूछे, जिसकी वजह से रूबियो के थोड़ी शर्मिंदगी भी उनको झेलनी पड़ी। सवाल उस बात पर थे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक अप्रवासी विरोधी पोस्ट को दोबारा शेयर किया था, जिसमें भारत को एक नरक यानी हेल होल बताया गया था। सोमवार को पत्रकारों को जवाब देते हुए मिस्टर रूबियो ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप भारत से बहुत प्यार करते हैं। वो भारत और पीएम मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, यानी कि फैन हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं चाहते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। उन्होंने अपने सबसे करीबी सर्जियो गोर को भारत का राजदूत बनाकर भेजा है, जो राष्ट्रपति के बेहद करीब हैं। इंटरनेट पर चल रही बातों को आम बताते हुए उन्होंने कहा, मेरा मतलब है कि दुर्भाग्य से दुनिया के हर देश में लोग सोशल मीडिया पर हर समय ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें लिखते रहते हैं। राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस की पुरानी गलतियों के कारण ही दलित वोट बैंक वाली पार्टियां मजबूत हुई और अब वो आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर दलितों को कांग्रेस में मुख्य भूमिका देने की तैयारी में हैं। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय में अनुसूचित जाति विभाग की एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी ने बिना नाम लिए मायावती की बसपा जैसी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर 80 और 90 के दशक में कांग्रेस ने दलितों के लिए सही कदम उठाए होते तो वो दूसरी पार्टियों की तरफ नहीं जाते। हालांकि अब कांग्रेस अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि अब कांग्रेस के भीतर दलित नेताओं को मुख्य भूमिका दी जाएगी। इस बैठक में राहुल गांधी ने बसपा के संस्थापक कांशीराम की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि कांशीराम ने दलित समाज को एकजुट कर उनमें आत्मविश्वास जगाने का बड़ा काम किया था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रही है तो दूसरी तरफ दलितों के अधिकार छीन रही है। राहुल गांधी का यह बयान उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर देखा जा रहा है। कर्नाटक कांग्रेस में पिछले 3 साल से चल रहे सत्ता संघर्ष को सुलझाने के लिए आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार को दिल्ली तलब किया है, जहां मुख्यमंत्री बदलने के ढाई साल के कथित फॉर्मूले और कैबिनेट फेरबदल पर अंतिम फैसला होना है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों नेताओं से बात करेंगे। सिद्धारमैया का पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समाज में बहुत मजबूत आधार माना जाता है। वहीं शिव कुमार के समर्थकों का तर्क है कि सिद्धारमैया की उम्र अब 78 साल हो चुकी है। ऐसे में पार्टी 2028 का विधानसभा चुनाव किसी बुजुर्ग नेता के भरोसे नहीं लड़ सकती। खुद सिद्धारमैया का कहना है कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन बैठक का एजेंडा उन्हें नहीं पता। अब देखना होगा इस बैठक के बाद कर्नाटक की राजनीति क्या नया मोड़ लेती है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लें। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद यानी कि सत्य हिंदी और ज़्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम है कि सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड आप कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान हो वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 2 रुपए प्रति किलो और महंगी हुई। सीबीएसई चेकिंग में गड़बड़ी, विपक्ष ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। टीएमसी नेता ने बताई देश की हर समस्या की जड़ क्या है। और अकाउंट ब्लॉक होने पर हाईकोर्ट पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए प्रति किलो की बड़ी बढ़ोतरी की गई। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मुताबिक अब दिल्ली में सीएनजी 83 रुपए के पार मिलेगी। पिछले 2 हफ्तों के भीतर ये सीएनजी की कीमतों में चौथी बढ़ोतरी है। सिर्फ सीएनजी ही नहीं, पेट्रोल और डीजल भी आम जनता को रुला रहे हैं। सोमवार को ही पेट्रोल डीजल के दाम करीब 2.25 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। पिछले 10 दिनों में तेल की कीमतों में यह चौथा बड़ा झटका लगा। इस तरह मई के महीने में तेल करीब 7.5 रुपए महंगा हो चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से अब आम आदमी का बजट जो है पूरी तरह बिगड़ चुका है।
गाड़ियां चलाना अब आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सीबीएसई के नए डिजिटल चेकिंग सिस्टम में भारी गड़बड़ी और रिजल्ट खराब होने के आरोपों के बाद शिक्षा मंत्री ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी। वहीं विपक्ष ने इसे लाखों छात्रों के भविष्य में खिलवाड़ बताते हुए मंत्री के इस्तीफे की मांग की। इस साल बोर्ड ने कॉपियां जांचने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लागू किया था। इस नए सिस्टम की वजह से लाखों छात्रों का रिजल्ट खराब होने का आरोप है। छात्रों और माता पिता का कहना है कि डिजिटल चेकिंग में भारी लापरवाही हुई। एक छात्र ने दावा किया कि उसे किसी दूसरे बच्चे की कॉपी थमा दी गई। कई कॉपियों में पन्ने जो थे वो धुंधले थे और कुछ में सप्लीमेंट्री शीट ही गायब थी। इस बड़े विवाद के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई से जवाब मांगा। उन्होंने बताया कि इस तकनीकी खामी को सुधारने के लिए आईआईटी की मदद ली जाएगी। आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर की टीमें इस पूरे डिजिटल सिस्टम की जांच करेंगी। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब देश में सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग की। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना पूरी तैयारी के ऐसा सिस्टम क्यों लागू किया गया। इस साल 12वीं का पास प्रतिशत भी पिछले साल के मुकाबले गिर गया है। फिलहाल सरकार ने भरोसा दिया है कि री इवैल्यूएशन कराने वाले सभी छात्रों को साफ कॉपियां मिलेंगी। नीट परीक्षा और सीबीएसई नतीजों में गड़बड़ी को लेकर राजनीति तेज हो गई। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि इतने बड़े घोटाले के बाद भी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। आमतौर पर जनता के गुस्से को शांत करने के लिए मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाता है, लेकिन आज देश में भारी गुस्सा होने के बाद भी सरकार खामोश बैठी है। गोखले का दावा है कि सरकार को अब जनता की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। उनके मुताबिक अब आम चुनाव आयोग की मदद से ही चुनाव मैनेज हो जाते हैं, तो फिर पब्लिक की नाराजगी का कोई मायने नहीं रह जाता। जब धांधली से ही चुनाव जीते जा सकते हैं तो सरकार जनता की क्यों सुनोगी। साकेत गोखले ने साफ कहा कि आज देश की असली समस्या हमारा कमजोर चुनावी सिस्टम है। अगर हमने चुनाव प्रणाली को पहले नहीं सुधारा तो आम जनता की आवाज बेअसर ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लॉक कर दिया है, जिसके खिलाफ इसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अमेरिका के बोस्टन में रहने वाले 30 साल के अभिजीत ने बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्हें भारत में रह रहे अपने परिवार की सुरक्षा की काफी चिंता भी सता रही है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.